अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैं काफ़ी देर से बनाना चाह रहा था लेकिन डिले होती जा रही थी। लेकिन रिसेंटली मेरी ऑब्ज़र्वेशन में कुछ 1-2 ऐसे केसेस आए हैं जिसकी वजह से मैंने सोचा इस वीडियो को मज़ीद डिले नहीं करना चाहिए और ये वीडियो बना के आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेनी चाहिए ताकि आप लोगों में से मज़ीद लोगों का नुकसान ना हो और उनके फ़ायदे में आ सके इन्फॉर्मेशन और उनके लिए आसानी पैदा हो। वीडियो के टॉपिक से आपने समझ लिया होगा कि वीडियो है कनाडा से रिलेटेड। कनाडा के वर्क परमिट, कनाडा में जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है और दिस एंड दैट ब्ला ब्ला सब कुछ कनाडा से रिलेटेड जो होगा ना वो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो के स्टार्ट में मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ना तो मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, ना कोई मैं कनाडा का कंसल्टेंट हूँ, ना मैं किसी और कंट्री का कंसल्टेंट हूँ, ना मैं वीज़े लगवाता हूँ किसी भी कंट्री के और ना ही मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन करवाता हूँ। मेरा ये बिज़नेस ही नहीं है। मैं ये बेसिकली सिर्फ यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ जो कि लोगों के भले के लिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो, उनके पास इन्फॉर्मेशन आए और वो अपना नुकसान होने से बचा सकें और किसी अच्छे तरीके से अपने काम कर सकें। इसीलिए इस वीडियो में मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं होगी। मैं जो रियल इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे सारी की सारी पता है और जो कि मैंने इर्द गिर्द के लोगों के एक्सपीरियंस से गेन किया है मैं आपसे वो शेयर करूँगा। अगर आप में से कुछ लोगों का उस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो जाएगा तो बस वैसे दुआएं दे दीजिएगा और वो काफ़ी होगा मेरे लिए। अब सीन ये है कि आजकल कनाडा का नशा तो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है हर बंदे को। हर बंदा कनाडा जाना चाह रहा है, क्या वो इधर दुबई के अंदर मौजूद हो, क्या वो पाकिस्तान, क्या इंडिया और लेफ्ट राइट जितने भी सारे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उन लोगों के ये वीडियो जो है ना शायद काम आएगी और इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। इस वीडियो में टाइम स्पैन्स मैंने डिफ़ाइन कर दिए हैं। आप अगर डायरेक्ट किसी टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो आप नीचे इसके टाइम स्पैन से देख सकते हैं और आप डायरेक्ट वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। बट अगर आप सारी वीडियो से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। इट्स ऑल अप टू यू। मेनली मैं इसके अंदर 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा। नंबर 1 कि आपने कैसे कनाडा जाना चाहिए आपको और नंबर 2 आपको कैसे नहीं जाना चाहिए। ये सेकंड वाला पॉइंट जो है ना ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली मेरी ऑब्जर्वेशन से ऐसे केसेस गुजरे हैं कि ये जो जिन लोगों को बेसिकली कनाडा का शौक चढ़ जाता है ना या कनाडा, यूरोप या किसी साइड का भी जो शौक चढ़ जाता है ना तो दिमाग पे हावी हो जाता है। उसकी वजह से वो ये भी नहीं देखते कि वर्किंग कैसे करनी है और अपना नुकसान करने लग जाते हैं और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मिलती भी कोई नहीं है और ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते उन लोगों के ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जो मैंने देखा है नॉन एजुकेटेड लोगों के साथ ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो मैं कुछ अवेयरनेस देना चाहता हूँ स्टार्ट में ताकि आप लोग नेक्स्ट जो भी प्रोसेस करें या कोई भी स्टेप उठाएं तो आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो ना आपके पास कि आप करने का जा रहे हैं, आपको किस तरीके से करना चाहिए, क्या ये जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है, या आपसे किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं, आप किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप किसी को जाके पेमेंट दे देंगे और पेमेंट वो आपसे मुंह उठा के ले लेगा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन या विदाउट एनी पर्पस और आपसे पैसे लेके आपका काम वो काम होगा ही नहीं बेसिकली। ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बेसिक इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस के बारे में जो कि आजकल मार्केट में चल क्या रहा है, किस तरीके से लोग आप लोगों से पैसे ले लेते हैं और उसके बाद आपका काम नहीं होता है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से कुछ लोग समझते हैं कि उनको अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्ट बाकी के प्रोसेस पे स्किप करना चाहते हो, डेफिनेटली नीचे टाइम स्पेन से स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम ही आएगी। सीन ये है कि अभी रिसेंटली मेरी नज़र से 2 केसेस गुजरे हैं जिसमें से एक केस को मैं थॉरली यहाँ डिस्कस करूँगा क्योंकि वो जो केस है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है एक ब्लू कॉलर बंदे का जो लेबर कैटेगरी में जो लोग आते हैं। ठीक है, अब मेरी नज़र में जो लेबर कैटेगरी का जो बंदा होता है ना वो बेचारा वैसे ही मासूम होता है। ठीक है, वो सीधे साधे लोग होते हैं, वो मेहनत शेहनत करके अपना सिर्फ घर चला रहे हैं तो उनको इतनी अवेयरनेस वगैरह होती नहीं है और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते। कई लोग तो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होते, कई लोग बहुत ज़्यादा नहीं होते, मीडियम रेंज में फॉल करते हैं। सेकेंडली ये है कि ये जो कंपनीज आजकल बनी हुई है ना कंसल्टेंट टाइप की, उन्होंने मार्केटिंग के लिए रखी हुई हैं औरतें। ठीक है, जब कोई औरत कॉल करती है तो आगे से बेचारा जो मज़दूर तबके का जो बंदा होता है ना उससे कभी सीधे मुंह उसकी बीवी ने बात नहीं की होती, या बेचारा अगर शादीशुदा नहीं है तो कुंवारा होता है तो वो औरत की बात सुन के उसकी आधा दिमाग तो काम करना बंद कर जाता है। तो मेरे प्यारे भाई आप ज़रा थोड़ा सा काइंडली अपने हौसला करें। आप जो हक लाल की मेहनत के पैसे कमा रहे हैं वो इतने ज़ाया ना करें, उनको हलाल तरीके से करें क्योंकि डेफिनेटली आप मेहनत करें, आपके हलाल के पैसे हैं, तो ऐसे फजूल कामों में ज़ाया ना करें। नंबर 1 आपको ब्रदराना ये टिप है। ये जो केस मेरे पास है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट मेरे हाथ में है, कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ प्राइवेसी कंसर्न है, ना मैं बंदा डिस्क्लोज करना चाहूँगा ना ही मैं उस कंपनी का नाम लूँगा। लेकिन मैं आपसे कुछ थोड़ी सी टिप्स और लबोलबाब दे देता हूँ इसका कि किस तरीके से लोग नॉर्मली करते हैं मार्केट में। अब इसको बेसिकली कॉल आई थी, किसी फीमेल ने उसको जनाब कन्विंस किया कि आपको जो है ना कनाडा भेज देंगे और आपको वर्क परमिट दे दिया जाएगा एज ए ड्राइवर। उसके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो कहा जी आपको तो बस 2 मिनट में जो समझ लें ऐसे एक्सप्लेन किया कि बस ਤੁਹਾਡਾ तो जहाज़ दुबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है, तुम लेट करी जा रहे हो। ठीक है, तो अब आप सोचो यार ऐसे कोई पॉसिबल है? कम ऑन यार, यूज़ सम कॉमन सेंस। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इतने प्यारे तरीके से उसको घेरा है कि दोपहर को या शाम को कोई कॉल आई और रात से पहले पहले उसने 500 दिरहम उन लोगों को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, माशाल्लाह। ठीक है,
अब ट्रांसफ़र किया तो उसने बाद में बताया मेरे से, जब उसकी बात हुई, कि उसने ट्रांसफ़र करने से पहले उस खातून ने उसको ये ऐसे एक्सप्लेन किया था, ये 500 आप हमें देंगे ना तो समझ लें आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ खड़ा है, और उसके बाद बस आपका ऐसे ही बस डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाने हैं, और क्लियर होने के बाद आपके जॉब लेटर आ जाना है, और आपने बस नेक्स्ट पेमेंट के ऊपर आपने चले जाना है, और बाकी की पेमेंट आपने वहाँ पे जाके करनी है, कनाडा में आपकी सैलरी में से कटती रहेगी, ठीक है। मेन स्टोरी है ये, हर बंदा ऑलमोस्ट यही स्टोरी आपको सुना रहा है, मतलब 90% तकरीबन। लेकिन उसके बाद मैंने उसका मैं कहा यार ये ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना है, ये मतलब डजंट मेक एनी सेंस। तो उसने मुझे कहा कि भाई मुझे बताएं इससे आगे क्या सारा कुछ है। मैंने जब उससे कहा यार मुझे वो बंदों का नंबर दे दो, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि तुमने किनको फॉरवर्ड किया है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जनाब मुझे एक फॉर्मेट पूरा कॉन्टैक्ट का भेज दिया कि हमारा ये कॉन्टैक्ट हुआ है। उस कॉन्टैक्ट में क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट फॉर डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विस, डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विस। इसके ऊपर यार लाइक कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ कि वीज़े के लिए पेमेंट हो रही है या किस चीज़ के लिए पेमेंट हो रही है। अभी नीचे इस एग्रीमेंट में बड़ी सारी हेडलाइन बना के लिखा हुआ है पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट, और उसके अंदर लिखा हुआ है द सोल पर्पस ऑफ दिस एग्रीमेंट इज़ टू रजिस्टर द क्लाइंट सो ही कैन प्रोसेस विद अस। मतलब सीरियसली वो सिर्फ आपको अपने साथ रजिस्टर करने के लिए 500 दिरहम ले रहे हैं आपसे। यार कम ऑन यार, 500 दिरहम आप मुँह उठा के ऐसे दे जा रहे हो। यहाँ पे जो लोग लेबर में काम कर रहे हैं या मीडियम रेंज की जॉब कर रहे हैं, जो ब्लू कॉलर में आते हैं, वो मैक्सिमम 2500-3000 सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से 500 दिरहम वो लोग यार ऐसे ज़ाया कर देंगे हर दूसरे दिन किसी एक कंसल्टेंट के ऊपर। अब उसके बाद उन्होंने नीचे पेमेंट स्केजुअल भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पेमेंट स्केजुअल के अंदर सारा कुछ, मैं अब डिटेल में नहीं जाता, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन उन्होंने सारा कुछ मिला जुला के ना कोई 4000 के 5000 दिरहम का आगे मतलब यानी कि ड्रामेबाजी लिखी हुई है, जिसके अंदर स्टिल डिफरेंट तरह के नाम देके ना थोड़े फैंसी किस्म के आपको चेप देंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला। वो सब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। एक पेमेंट उन्होंने डाल दिया CV बनाने की, एक पेमेंट उन्होंने डाल दिया डॉक्यूमेंट टाइपिंग की, एक पता नहीं किस चीज़ की और किस चीज़ की। मतलब बेसिकली उन्होंने, उनका टारगेट ऑडियंस है ये लो क्लास के लोग जो है ना, जो लेबर क्लास के लोग हैं। अब उन बेचारों को, वो मलंग लोग होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता, उनको डिफरेंट तरह की टर्म्स चेप देते हैं, और आगे से खातून बात कर रही होती है तो उनको बेचारों को पता ही नहीं चलता, वो कहते हैं पता नहीं हूँ असी कनाडा चल रहे हैं। तो इस चक्कर में उनकी जेब से पैसे भी डीले हो जाते हैं, और वो सारे के सारे नुकसान में चले जाते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ लिखी हुई है कि आपने जो पहली पेमेंट की है जो कि 500 दिरहम की है, उसके बाद आपने बाकी की सारी पेमेंट जो कि 4000 का उन्होंने स्केजुअल बनाया हुआ है, वो आपने 14 दिन के अंदर नहीं पेमेंट की बाकी की, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऑटो इनवैलिड हो जाएगा। ये उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है इसकी। तो यार अब यहाँ से हिसाब लगा लो कि ये एक बिज़नेस है, ठीक है, ये गरीबों से पैसा निकलवाने का बिज़नेस है। अब आते हैं उसके बाद, ये एक और इन्वाइस दिया उन्होंने जिसके ऊपर डिक्लेरेशन लिखी हुई है कि इफ़ एनी डिस्प्यूट देन आपको कोर्ट में जाके इसको अपील करना है। तो यार कोर्ट कौन बंदा जाएगा, मतलब एक लेबर का बंदा जो ऑलरेडी अपना पेट काट के पैसे दे रहा है, वो कोर्ट में जाएगा। तो ये बिज़नेस मॉडल है इनका बेसिकली। साथ में लिखा हुआ है कि वी आर नॉट जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स। तो यार ये किस लिए फिर कर रहे हो आप, ठीक है, आप जॉब प्लेसमेंट नहीं कर रहे, और साथ में आपने अगले बंदे से पैसे भी ले लिए हैं, ठीक है, और किस चीज़ के लिए हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के। तो मेरे प्यारे भैया आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास 500 दिरहम इस चीज़ के हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी से एक पेज प्रिंट करवाने के 500 दिरहम उसको दे दें। कम ऑन यार, थोड़ा सा अपनी सेंस इस्तेमाल करें और अपना लॉसेस ना करवाएं। एक और केस को मैं जानता हूँ, वो पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े से वेल ऑफ भी हैं, चलो उनके पास पैसे हैं, लेकिन उन्होंने 80,000 दिरहम दे बैठे हैं अभी तक कंसल्टेंट को। और किस चीज़ का कि LMIA की कोई प्रूफ जॉब आएगी, और उसके ऊपर जनाब वो यहाँ से जाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर उनकी जो है ना एक्सप्रेस एंट्री उनको मिल जानी है, और फिर उनको PR मिल जानी है। ये सारे ड्रामेबाजी जो है ना, पता नहीं कौन कौन सी टर्म चेप के आप लोगों से पैसे निकलवाई जाते हैं, और आप जो है ना पैसे फ़ौरन से पहले निकाल देते हैं। कम ऑन यार, अपने पैसों का ख्याल करें। यहाँ तक तो ये बात होगी कि आपने किन लोगों के पास नहीं जाना, या किस तरह के लोगों के ट्रैप में नहीं आना, या किस तरह के काम नहीं करने, और किस जगह पे पैसे ज़ाया नहीं करने। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर काम किस तरीके से करना है, और क्या तरीक़ेकार होगा जिसके थ्रू काम सही हो सकता है। तो बड़ी बेसिक सी बात है। नंबर 1, सबसे पहले आपको एक CV और एक कवर लेटर चाहिए। CV और कवर लेटर आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में होना चाहिए। बेटर ये है कि आप कनाडा से रिलेटेड उसके फॉर्मेट्स को स्टडी करें, फॉलो करें, और उसके बाद उस स्टैंडर्ड पे आप अपने CV और कवर लेटर जनरेट करें। कैसे करते हैं आप लोगों में से जो लोग थोड़े से नॉर्मल तरह के हैं, जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े ऑनलाइन ईजी सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, ऑटो CV जनरेट कर देते हैं, या आपको जो है ना कोई बंदा गाइड कर सकता है, आपके जानने वालों में से सर्कल में कोई बंदा होगा, या अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास कोई टाइम निकलेगा तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप खुद लर्न कर सकते हैं, या खुद CV अपनी जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। यार दिस इज़ 2023, आप इतने एडवांस दौर में रह रहे हैं, आपके सारे काम आप खुद कर सकते हैं, 90% काम आप खुद कर सकते हैं। तो काइंडली आप अपने काम खुद करने की आदत डालें।
क्योंकि अगर आप कनाडा जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यार डेफिनेटली आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो कि एक फास्ट और एडवांस दुनिया है। और जिन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है यार हमारी इंग्लिश वीक है तो हम इस तरह से काम नहीं कर सकते, तो भाई आप कनाडा जा क्यों रहे हो? अगर आपने कनाडा जाने का ज़हन बना लिया तो इंग्लिश आज से ठीक कर लो ना, इतना मुश्किल तो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। जो लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं वो कोई माँ के पेट से तो नहीं सीख के आए, और इसके लिए एजुकेशन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। या वर्क आप फाड़ दें अपने दिमाग से। ये एजेंट और कंसल्टेंट आपको ये बात कह के इसलिए डरा देते हैं क्योंकि अगर वो ये काम आप उनसे नहीं करवाएंगे तो उनका मंजन कैसे बिकेगा, उनकी दुकान कैसे चलेगी। तो आप खुद सीख सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं देन भी आप सीख सकते हैं, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं तब भी आप सीख सकते हैं। आप जिस एज में आप मौजूद हैं, आप उस एज में आप यूट्यूब सर्च करना आता है, आपको गूगल सर्च करना आता है, मूवी सर्च कर लेते हैं ना आप अपनी मर्जी की। तो भाईजान ये भी ऐसे ही है सारा कुछ, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको डिग्रियां अपनी वो टेस्टेशन उसकी करवानी है। टेस्टेशन कैसे करवानी है ये एक डिफरेंट डिबेट है, उसको बहुत आगे तक चली जाती है बात। लेकिन समराइज़ करके इतना बता देता हूँ कि आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन जहाँ से आपने डिग्री की है वहाँ के आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस तक की सारी आपको टेस्टेशनें चाहिए हैं। अब टेस्टेशनों से रिलेटेड भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। मैं जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा मैं इस पे भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना दूंगा, लेकिन आप लोग खुदारा अपने काम खुद करने सीखें। बाकी पासपोर्ट तो डेफिनेटली आपके पास होगा ही, पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वगैरह ये बेसिक सारी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और इसके अलावा आपको कोई खास नीड नहीं है। ठीक है, पैसे अभी तक आपके नहीं लगने स्टार्ट हुए, आपने पैसे नहीं लगाने, पैसे मैक्सिमम आपने अभी तक अटेस्टेशन पे लगाने हैं, किसी को देने नहीं है। अब आ जाता है सवाल कि आप लोगों ने अप्लाई करना किधर है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को यहाँ से आगे थोड़ी सी तकलीफ स्टार्ट होगी, लेकिन परेशान नहीं होना, ये इतना कोई मुश्किल काम ये भी नहीं है। अगर आपने खुद नहीं भी करना देन भी आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। बेस्ट ये है कि आप खुद कर लें, लेकिन अगर आपसे खुद नहीं भी होता तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लें, आपके फ़ायदे में आएगी। Canada.ca वेबसाइट है, कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। नंबर 1, आप उस कनाडा की वेबसाइट के ऊपर जाएं और उधर अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, और उधर भी जॉब्स आती हैं, डायरेक्ट आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा CanadaCareerSite.com, मैं इनके लिंक्स नीचे दे देता हूँ, आप इन वेबसाइट को विजिट करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद इंडीड पे जॉब पोस्ट होती हैं। उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर आप खास फोकस करें। मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह लिंक्डइन से रिलेटेड स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में लिंक्डइन एक बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है प्रोफेशनल्स के लिए और हर बंदे के लिए जो कि एक जॉब वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है, या बिजनेसमैन के लिए भी, या इवन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने आगे से एम्प्लॉयज़ रखने होते हैं, तो लिंक्डइन के ऊपर अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आप इसकी तरफ भी खास ध्यान दें, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें मैक्सिमम। बाकी आप Canada.ca की वेबसाइट के ऊपर लाजमी अपना अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें, अपनी डिग्रियां टेस्ट करवा के उसको अपलोड करें, तो आप ऑटोमेटिकली उनके पोल में आ जाएंगे। तो जब आप उनके पोल में आ जाते हैं ना, तो एवरी 15 डेज़ के बाद उन लोगों का एक ड्रॉ होता है जिसके अंदर उनके पॉइंट्स होती हैं। CRS कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके CRS पॉइंट्स हैं ना, वो अगर आपके मैच कर जाते हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट के साथ, तो वीज़ा आपको इशू कर देते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप काउंट हो जाते हैं। ये एक सुनने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन इतना भी आसान नहीं है, बट इसको आप स्टडी करें, आप देखें, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पर जाके अकाउंट बनाएंगे तो हो सकता है कि यू आर दैट लकी कि आपका नाम आ जाए। मेरे डायरेक्ट जानने वाली एक फीमेल है, मेरी वाइफ की फ्रेंड है, उन्होंने Canada.ca की वेबसाइट से अप्लाई किया था और उनको डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री मिल गई थी और उनको PR मिल गई बाद में। तो बेसिकली ये इतना मुश्किल भी नहीं है ना इतना आसान है, तो आप एटलीस्ट एक स्टेप लें, क्या पता आप वो लकी इंसान हो कि आपका भी इस तरीके से काम हो जाए। CRS का मतलब है कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। ये बेसिकली कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपका स्कोर जनरेट होता है। जबकि आपका फॉर्म सबमिट होता है, आपकी उनकी वेबसाइट के थ्रू सबमिट करेंगे या इमिग्रेशन के थ्रू सबमिट करेंगे, तो जो आपका स्कोर बनेगा ना उसके अगेंस्ट ये डिसाइड होता है कि जो इस एप्लीकेंट का स्कोर है वो एलिजिबल है या नहीं, कि वो उसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, लेट से 400 स्कोर है अगर मिनिमम, कि इससे आगे एप्लीकेशन आपकी नहीं जा सकती, तो अगर आपका 398 भी स्कोर है ना, तो आप लोगों का आगे प्रोसेस नहीं जाएगा। तो दैट इज़ बेसिकली टोटली ऑटोमेटेड, और इतना कोई रॉकेट साइंस ये भी नहीं है। एक वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपना स्कोर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली वो रफ कैलकुलेशन होती है और वो गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, वो कोई लल्लू फतू वेबसाइट नहीं आपको बता रहा। लेकिन आप किसी एजेंट के पास जाएंगे ना, वो कहेगा कि मैं आपका CRS स्कोर निकलवाने के इतने पैसे लूँगा, तो मैं आपको मुफ्त बता रहा हूँ कि यार ये आप खुद निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप उनकी वेबसाइट है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा वीडियो में। फिर भी समझ नहीं आएगी कैसे करना है मुझे बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप लोगों का भला होगा कोई मसला नहीं, वो भी वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट जो एक टर्म बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट जो आप लोगों को सुनाते होंगे, वो LMIA की जो है ना अप्रूव जॉब आपको दिलवाएंगे या ऐसी चीज़। ठीक है, LMIA है क्या? लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये है क्या चीज़? ठीक है, इसको क्यों इतना ज़्यादा इन्फोर्स किया जाता है या इसके बारे में इतना जिक्र क्यों किया जाता है? बेसिकली ये आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है,
ये रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इस रूल को अप्लाई किया हुआ है कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि एम्प्लॉयर से मुराद दिया कि वो जो कंपनी जो आपको हायर करेगी ना कनाडा के अंदर, कनाडा में जो बंदा आपको जॉब पे रख रहा है, वो कंपनी का जो मालिक है, वो जो कंपनी आपको जॉब पे रख रही है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है कि वो कोई फ़ॉरेन जो एम्प्लॉय है वो हायर कर सकता है। मतलब आप यहाँ पे बैठे हो तो आप कनाडा के लिए फ़ॉरनर हो, तो कनाडा गवर्नमेंट कहती है कि ये इस रूल का मकसद क्या है, कनाडा गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप अपने मुल्क से किसी बंदे को लें, ठीक है, आप बाहर से क्यों बंदा बुला रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो जॉब लेटर आपको यहाँ पे बैठे मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनके मुल्क में कोई बंदा नहीं है, उनको बाहर से चाहिए। तो बेसिकली वो उस कंपनी को ये बात प्रूव करनी पड़ती है कि जिस स्किल सेट का उनको बंदा चाहिए वो उधर कनाडा में उनको अवेलेबल नहीं है, या कोई इस टाइम फ्री फॉर जॉब नहीं है। तो इसके लिए जो है ना वो बंदा फ़लानी जगह से बुला रहे हैं, या आपकी स्किल कुछ ऐसी है जो कि कनाडा में मिल नहीं रही है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है ये। अगर आप पढ़े लिखे वाले लोगों में जाएंगे ना, पीएचडी डॉक्टर्स वगैरह या इस तरह के लोग हैं, उनके लिए तो ये बात समझ में आती है कि वो एलएमआईए की जो अप्रूव्ड जॉब्स है ना। लेकिन अगर बात करें ड्राइवर की जॉब आ गई या शेफ़ की जॉब आ गई, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, क्योंकि ड्राइवर तो वहाँ पे भाई रोल रहे होंगे वहाँ पे भी। ऐसी कौन सी बात है कि वहाँ ड्राइवर नहीं मिलेगा, इतनी भी लूटने में कि ड्राइवर ही नहीं मिल रहा वहाँ पे। आप खुद सोचो, ड्राइवर तो वहाँ पे भी बैठे होंगे जॉबलेस, तो पहले वो अपने मुल्क के जॉबलेस ड्राइवर्स को जॉब देंगे या आपको बुलाएंगे? तो कीप दैट इन योर माइंड, इस चीज़ को जहन में रख के बात करें आप। अब इधर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि कनाडा ने लास्ट 1 ईयर के अंदर अपने रूल्स चेंज किए हैं, जो कि जो लो कैटेगरी वाले लोग हैं उन लोगों के लिए फ़ायदे वाली बात है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। ये जो ड्राइवर, शेफ़ हज़रात या हेल्पर या स्टोर कीपर्स वगैरह ना, इन लोगों के लिए फ़ायदे की बात है। कैसे? ये जो सीआरएस है ना, इनका जो कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, पहले ये इस तरीके से काम करता था कि लाइक, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि 400 लेट से एक पॉइंट है जो मिनिमम उन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि जिसके सीआरएस पॉइंट्स 400 प्लस बनते हैं तो उसका ही एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले इसका एक ड्रॉबैक था जो कि कनाडा गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को लर्न कर लिया कि अगर लेट से 400 प्लस पॉइंट्स इसके बन रहे हैं, वो तो ड्राइवर तो कोई नहीं होगा, वो कोई शेफ़ तो नहीं होगा, वो कोई स्टोर कीपर या कोई हेल्पर नहीं होगा, वो डेफिनेटली एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा होगा, या कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा, या कोई पीएचडी होल्डर होगा, या कोई स्किल्ड बंदा होगा, किसी के पास एक यूनिक स्किल्ड होगी, या आर्टिस्ट होगा। तो वो सारे लोग आएंगे तो वहाँ पे आके वो तो अपने फील्ड की जॉब करेंगे ना। तो मुल्क में अगर ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर तो नहीं आएंगे बाहर से, ठीक है। तो जैसे जैसे वहाँ पर मतलब लाइक लोग बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो काफ़ी लोग वहाँ पर रुझान भी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली हर फील्ड के अंदर वहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हो रही हैं। और सेकेंडली वहाँ के वेदर का कुछ ऐसा सीन है कि लोग वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ भी मूव करते हैं, जैसे पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी ऐसे एशियन कंट्री से लोग कनाडा जब जाते हैं तो वो पीआर वगैरह लेने के बाद वो फिर डिफरेंट कंट्री की तरफ आगे भी मूव कर जाते हैं, अपना पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के बाद किसी और जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पर दोबारा नई वैकेंसीज खुल जाती हैं। तो मेरा ख्याल है इसके मद्देनज़र उन्होंने जो सीआरएस स्कोर है वो फील्ड रिलेटेड कर दिया हुआ है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कनाडा गवर्नमेंट ने 5 ड्राइवर्स के लिए जो है ना वैकेंसीज ओपन की है कि उनको बेसिकली 5 इंटरनेशनल ड्राइवर चाहिए हैं जिन लोगों को अपने मुल्क बुलाना चाहते हैं, और लेट्स से कि एप्लीकेशन जो है ना वो 10 आई हैं। अब 10 एप्लीकेशन के अंदर जो कम्युलेटिव उनका जो बनेगा ना सीआरएस स्कोर, अब कम्युलेटिव क्या कहते हैं, मतलब उसकी एवरेज को बेसिकली कम्युलेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो जो बेस्ट 5 होंगे ना उनको वो हायर कर लेंगे, बेशक उनका जितना मर्जी कम स्कोर हो, क्योंकि उनको 5 चाहिए ना, तो वो 5 बेस्ट उसमें से उठा लेंगे। ज़रूरी नहीं है उसका 400 मीट करेगा तो वो उनको उठाएंगे। तो ये गुड न्यूज़ है ये उन लोगों के लिए जो लोग लो कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि उन लोगों का सीआरएस स्कोर ऊपर नहीं जाता, तो जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन पहले कंसिडरेशन में नहीं आती थी, लेकिन अब उनकी एप्लीकेशन कंसिडरेशन में आया करेगी। अब अक्सर लोगों को ये भी शायद नहीं पता होगा कि प्रोविंशनल एंट्री और जो फेडरल स्किल्ड वर्कर एंट्री होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो खास तौर पे जो लोग ज़रा थोड़े से नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को नहीं ये बात पता होनी है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है बिफोर कि आप अप्लाई करें। तो ये जो प्रोविंशनल एंट्री होती है वो बेसिकली ऐसे होता है कि आप एग्जाम्पल ले लें कि अगर पाकिस्तान में पंजाब है या आप दुबई में हैं, तो आपके पास अगर दुबई का वीज़ा है तो आप सिर्फ दुबई में काम कर सकते हैं या दुबई में रह सकते हैं। या पाकिस्तान में अगर पंजाब में है, पंजाब का आईडी कार्ड है अगर आपके पास, तो आप सिर्फ पंजाब में काम कर सकते हैं, पंजाब में रह सकते हैं, आप सिंध में जा ही नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं है। या दुबई में है तो आपके पास दुबई का एमरेट्स आईडी है
तो दुबई में काम कर सकते हैं। अगर आप शारजा में काम करेंगे या शारजा में रहेंगे तो आपको अलाउ ही नहीं करेगी गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे वहाँ पे आप टोरंटो में जा रहे हैं तो आप टोरंटो में रहेंगे, या ऐसे जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के नाम आप खुद ही अपने जहन में ले आएँ और उस हिसाब से सोचते जाएँ कि वो बेसिकली स्टेट वाइज जो है ना, प्रोविंशियल वाइज वो वहाँ पे आपको वीज़ा इशू होता है और फिर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वहीं पे रहना पड़ता है, वहीं पे काम करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जिसके मुताबिक आप लीगली उसको चेंज भी कर सकते हैं, बट वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप मेनली ज़हन में ये रखेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको फिर वहीं पे रहना पड़ता है अनटिल और अनलेस आपको पीआर और वहाँ की आपको रेजिडेंसी नहीं मिल जाती, देन डेफिनेटली आप फिर बाद में कल को मूव भी कर सकते हैं। और दूसरे एंड पे आपके पास फेडरल स्किल्ड वर्कर का अगर वीज़ा होता है तो आप पूरे मुल्क में, पूरी कंट्री में किसी भी जगह पे रह सकते हैं और किसी भी जगह पे जॉब कर सकते हैं इनिशियली स्टार्ट से ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन टिप दे देता हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि कोई भी कंट्री जो है वो आपको वीज़ा क्यों देगा? वो इसलिए वीज़ा देगा कि आप आएँ और आपका फ़ायदा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी कंट्री आपको वीज़ा सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, वो सिर्फ उसी टाइम आपको वीज़ा देंगे कि उनको लगेगा कि ये हमारे मुल्क आएगा तो हमारा फ़ायदा है। वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं आपको बुला रहे, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको बुला रहे हैं। ये बेसिकली लॉजिक को समझना बड़ा ज़रूरी है। और हर कंट्री वक्तन फ़ौक्तन हर थोड़े टाइम के बाद कुछ प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिसके अंदर वो जॉब्स ओपन करते हैं। ठीक है, वो मैस हायरिंग उसको बोल दें कि मतलब बल्क में लोगों को बुलाते हैं। तो आप लोग जो है ना उस टाइम का वेट किया करें, वो जैकपॉट टाइम होता है। उस टाइम पे मैस हायरिंग होती है, मतलब ज़्यादा सारे लोगों को वीज़ाज मिलते हैं और समहाउ वो गोल्डन टाइम होता है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कनाडा के एक सिटी न्यू ब्रिंसविक में एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। पायलट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट अलाउ करती है कुछ टाइम के लिए मैस हायरिंग के लिए, और उसके दरमियान में आपके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो भी कम होती है और उसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वीज़ा आपका लग जाए। ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर फ्रॉड के केसेस भी ज़रा कम ही होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट खुद डिफाइन करती है कंपनीज़ को कि कौन सी कंपनीज वीज़ाज देंगी। ठीक है, जैसे ये इस प्रोग्राम के अंदर जो कि मैंने आपसे अभी जिक्र किया है, न्यू ब्रिंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर आपको ये 6 कंपनीज की लिस्ट है मेरे पास, मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। ये 6 कंपनीज आपको वीज़ा दे सकती हैं। अगर आपको कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट कहता है कि मैं इस प्रोग्राम का आपको वीज़ा दिलवा देता हूँ, लेकिन वो कंपनी इनमें से कोई ना हो, तो फिर वो डेफिनेटली आप खुद समझ जाएंगे फ्रॉड है। ठीक है, लेकिन आप ये खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन कंपनीज की वेबसाइट पे जाएं और इनके अंदर वो कैरियर्स की ऑप्शन होती है। उनकी वेबसाइट के अंदर एक टैब बना होता है कैरियर का या अप्लाई फॉर अ जॉब का, तो वहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करना चाहते हो डेफिनेटली कर लें। आप में से हर बंदा खुद नहीं कर पाएगा, तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करें तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के साथ करें। समझ आ रही बात? ताकि आप फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकें, आपको पता हो कि ये फेक है कि रियल है। आप इसकी वेबसाइट को खुद सर्च करें, मैं इसकी वेबसाइट का लिंक वगैरह साथ डाल देता हूँ, ताकि उसको पढ़ना, आप खास तौर पे पढ़ना। और जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते वो अपने किसी थोड़े से बेहतर पढ़े लिखे लोग जो कि इंग्लिश समझते हैं उनके साथ बैठे हैं, उनको कहीं यार ये मुझे इसकी ट्रांसलेशन करके बताते जाओ, ताकि आपको समझ आए कि आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर मजे की बात यह है कि अगर आप इस प्रोग्राम में, ये जो न्यू ब्रिंसविक का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर अगर आप हो जाते हैं सिलेक्ट, तो फिर वो आपको जॉब भी देंगे और आपको ट्रैवल कॉस्ट भी पे करेंगे और आपके वहाँ पे रहने का बंदोबस्त भी करेंगे, और आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली आइल्स बहुत बड़ा एक रोल होता है लोगों के लिए अप्लाई करना, तो इधर आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये एक अट्रैक्टिव ऑफर है। आप इधर एक अच्छी सी CV बनाएं, एक अच्छा सा कवर लेटर बनाएं और इस प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई करें, अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। क्योंकि देखें, यू हैव नथिंग टू लूज़। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं, अगर आपके पैसे नहीं भी हैं, लेट से आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करें, आप खुद डायरेक्ट अप्लाई कर लें। इन 6 कंपनीज़ की वेबसाइट में आपको कंपनीज़ का नीचे लिंक डाल देता हूँ। आप इन कंपनीज़ को डायरेक्ट जाके अप्लाई करेंगे तो आपका क्या जाएगा? कुछ नुकसान हो रहा है? आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर आपका वीज़ा निकल आया तो भाईजान उन्होंने आपको टिकट और आपके वहाँ पे रहने का बंदोबस्त तो उन्होंने करना है। ठीक है, इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, तो अगर आपका वीज़ा ना निकला तो फ़ाइन, वो आपकी किस्मत में नहीं था, भूल जाएं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स में अप्लाई किया करें, ना कि बिला वजह राह चलते पैसे ज़ाया किया करें। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट में मैं जल्दी से ना सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसकी एक समरी बोल देता हूँ, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए और याद आ जाए कि किन चीज़ों पे हमने बात की और कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आपने फोकस रखना है और अपने फ़ायदे की चीज़ ढूंढनी है। नंबर 1, आपने canada.ca की वेबसाइट को स्टडी करना है। ठीक है, उसके अंदर जॉब्स वाली जो टैब है उसके अंदर लाजमी जाना है और सारी उस चीज़ को पढ़ना है।
खुद नहीं पढ़ सकते फ़ाइन, किसी अपने दोस्त को साथ बिठाएं जो इंग्लिश पढ़ सकता है, वो आपको पढ़ के बताए, आपको कनाडा के लॉज के बारे में पता चले, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि कनाडा की लेटेस्ट जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं और रूल्स हैं उनको स्टडी करें और उनको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहा करें ताकि आपको पता चले। जैसे मैंने आपको न्यू ब्रिंसविक का बताया है कि एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ऐसे जब भी कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होगा आपने उसके अंदर अप्लाई करना है जिसके अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। आपके पल्ले से लगेगा कुछ नहीं, लेकिन अगर आपका जैकपॉट लग गया तो आपकी 5-6 उंगलियां घी में है। समझ आ रही बात? उसके बाद आ जाते हैं कि अपने सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। सबसे पहले ये तो सबसे पहले है ना, उसकी सारी टेस्टेशनें करवा के रख रहे हैं। अपनी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, मतलब आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, जो भी हैं, बंगाली हैं, आपका जो कंट्री है वहाँ से आपका जहाँ से आपने स्टडी किया उधर से सारी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस तक आपकी टेस्टेशनें कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी सी CV बनाएं, एक अच्छा सा कवर लेटर बनाएं जो कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप खुद बना सकते हैं। नहीं तो आप किसी समझदार बंदे को साथ बिठाएं, वो आपकी हेल्प करे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, मतलब लाइक 8वीं तक भी, आप 10वीं तक भी पढ़े हुए हैं ना, तो मेरा आपको बरादराना मशवरा है कि आप canada.ca की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट अकाउंट बनाएं, उधर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और उधर के आप बेसिकली उनके फिर पोल में आ जाएंगे और आने वाले किसी भी प्रोग्राम में अगर आपका नाम आ गया तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी कोई बंदा कहता है कि यार मैंने एजेंट से काम करवाना है, तो डेफिनेटली कुछ लोग होंगे, डिफरेंट केसेस होते हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, कई लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमें समझ नहीं आती, कई लोग होते हैं वो वैसे ही कहते हैं यार हमें ये लिखना लिखाना या पढ़ना पढ़ाना ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं या हम करना नहीं चाहते। कई पढ़े लिखे भी लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार ये डॉक्यूमेंट टाइपिंग हमसे नहीं होती। तो ठीक है यार, अगर आपने खुद नहीं भी करना, किसी एजेंट से किसी कंसल्टेंट से कराना और आपके पास बहुत पैसे हैं तो डेफिनेटली आप खर्च करें, बट इस इन्फॉर्मेशन के साथ करें। और ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यार, ये मैंने एक वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन बताई है, आप इस तरह की कितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। अब अपने साथ सिंसियर हो, अपने आप को ट्रेन की बत्ती के पीछे ना लगाएं। कनाडा का नशा इतना दिमाग पे सवार ना कर लें कि बस कोई बंदा के कनाडा चा नहीं तो नाल ही जनाब जेब चो पैसे काट के दे दो। ऐसा मजाक ना करें, आपकी हक हलाल की कमाई है, उसको अच्छे तरीके से खर्च करें और जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इसके अराउंड खेलें। किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उससे पूछें कि भाई किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, किस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो और क्या सारा प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, उसके बाद CV रेडी करें, कवर लेटर रेडी करें। ये सारा कुछ करने तक तो आपका एक आना नहीं लगना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको बंदे को आप पैसे दे रहे हैं, क्या CV लिखने के पैसे कितने के दे देंगे? अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि उसके भी क्या जुगाड़ है, आप ईजी तरीके से कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये सारे काम अपने खुद करना सीखें ताकि आपका लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। और ख़ास तौर पर अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो टू बी वेरी ब्लंट, आपको ये सारे काम खुद करने आने चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप ये सारे काम खुद नहीं कर सकते तो वहाँ जाके कैसे सर्वाइव करेंगे? तो प्लीज़ थिंक ओवर इट और अपने काम खुद करने की आप आदत डालें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको किसी किस्म की कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपका फ़ायदा हो और आपके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से फ्यूचर में काम आए। बाकी मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों में से जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, अल्लाह पाक उनकी ख्वाहिश पूरी करे और उनको मौका ज़रूर मिले ज़िंदगी में जाने का और वो लाइफ इन्जॉय करें। लेकिन ये है कि फिर मैं वही कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें और अपने काम खुद करने की आदत डालें। तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में बहुत खुश रहेंगे। मेरी आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।